अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। I have already uploaded the first part of this marathon session. If you have not watched yet the first part of the session, you can check the playlist and watch the first part. ठीक है। सो आज हम सेकंड पार्ट इसका जो मैराथन सेशन मैंने स्टार्ट किया था एंड इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी गांधीयन एरा तक पढ़ा। अब गांधीयन एरा से हम इंडिपेंडेंस डे तक हम ये सेकंड पार्ट इसमें जो मैराथन का सेकंड पार्ट होगा वो कंप्लीट करेंगे। एंड थर्ड सेशन में हम इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स रिलेटेड जो भी कुछ बचा कुचा होगा वो थर्ड पार्ट में हम क्लियर करेंगे। ठीक है। सो आज हम गांधीयन एरा से पढ़ेंगे। ठीक है। एंड जो गांधी जी जो 9 जनवरी बैक आया था इन 1915, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी जी 1915 में वापस आया था। कहाँ से वापस आया था? साउथ अफ्रीका। गांधी जी जो था वो साउथ अफ्रीका में था। ठीक है। साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आया था। एंड गांधी जी बाय प्रोफेशन लॉयर था। इसका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 इसकी डेट ऑफ बर्थ थी। एंड 30 जनवरी 1948 इसको मारा गया था। ठीक है। एंड इसने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है। जब ये साउथ अफ्रीका में था वहाँ पे इसने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है। टैगोर ने इसको नाम दिया था महात्मा। सो गांधी को टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा नाम दिया था? महात्मा। एंड गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, ये इस गांधी जी की लाइफ के बारे में बताता है। कब से कब तक? 1922 वाइल ही वाज इन जेल। इट डिस्कस हिज लाइफ फ्रॉम 1869 टू 1921। 1869 टू 1921 जो ये पीरियड है, ये जो एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये इस पीरियड के बारे में गांधी जी के बारे में बताता है। ठीक है। जब ये जेल में था ये बुक लिखी थी। ठीक है। तब इसने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। एंड जो ये ऑटोबायोग्राफी गांधी जी ने लिखी थी इसको लिखा था इसने गुजराती लैंग्वेज में। एंड देन इट वाज ट्रांसलेटेड बाय महादेव देसाई ने इसको फिर ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है। एंड जो गांधी जी का जो पॉलिटिकल गुरु था वो था जी.के. गोखले, यानी कि गोपाल कृष्णा गोखले। एंड जो फादर ऑफ नेशन इसे कहा था भाई सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है गांधी जी को जो अलग अलग नाम दिए गए वो किस किस ने इसको दिए हैं, ये पूछा जाता है ऐसे। 1 मैन आर्मी इसको दिया था भाई लॉर्ड माउंटबेटन। एंड हाफ नेकेड फकीर इसे दिया था भाई विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है। एंड जो गांधी जी के जो दो न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं यंग इंडिया एंड हरिजन। ये इसके 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं। ठीक है। एंड जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स थे या रूल्स थे या गांधी जी कैसे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहता था, इसका मोटिव, मेन मोटिव क्या था गांधी जी का? वो था नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। नॉन वायलेंस, कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, कोई भी वैसा प्रोटेस्ट नहीं करेंगे जिसमें वायलेंस क्रिएट हो। ठीक है। एंड सत्याग्रह का मतलब होता है रिमेन ट्रूथफुल, नॉन वायलेंट एंड फियरलेस। सत्याग्रह, क्योंकि हम ये बार बार हम ये सत्याग्रह का वर्ड आगे सुनेंगे तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सत्याग्रह का मतलब होता है कि रिमेन ट्रूथफुल, सच्चाई का रास्ता पकड़ना है, चाहे इस रास्ते पे हमें कितना भी जुल्म उठाना पड़े, बट हम सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और ना हम डरेंगे। ठीक है। ये सत्याग्रह का मतलब होता है। ठीक है। नाउ चंपारण सत्याग्रह 1917 में ये हुआ था। चंपारण इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है। बिहार में एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे लोग कल्टीवेट करते थे इंडिगो। ठीक है। जहाँ लोग कल्टीवेट करते थे इंडिगो। एंड गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब भी होता है द रिफ्यूज टू ओबे द डिमांड्स, क्या हम कोई भी डिमांड्स उनकी, ब्रिटिशर्स की कोई भी डिमांड्स हम ओबे नहीं करेंगे, हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम डिमांड्स, कोई भी डिमांड्स इनकी नहीं मानेंगे। ये होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब। राजकुमार शुक्ला आए थे गांधी जी के पास ये मैटर लेके कि इंडिगो फार्मर्स की प्रॉब्लम आप लुक आफ्टर करो। ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी ये भी हम अभी समझते हैं। ठीक है। राजकुमार शुक्ला एक कल्टिवेटर था जो गांधी जी के पास आया था कि आप ये लुक आफ्टर करो, जो इंडिगो का फार्मर्स का जो मसला है इसको लुक आफ्टर करो। ठीक है। अब क्या होता था, अब जो
यूरोपियंस ने फोर्स किया था, जो पीजेंट्स थे, जो ज़मींदार थे, जो किसान थे, उनको बोला गया कि एक ज़मीन का 1/3 हिस्सा में आप लैंड कल्टिवेट करो। दैट मीन 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 जो इस ज़मीन का हिस्सा होगा, 3/20 जो पार्ट होगा इस ज़मीन का, यानी कि अगर टोटल इसके मैं टोटल 20 पार्ट्स करूँगा, 20 पार्ट्स में जो 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स में आपको इंडिगो कल्टिवेट करना है। ठीक है। और इस बाकी जो भी 17 पार्ट्स हैं, उसमें जो फार्मर हैं वो कुछ भी कल्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कुछ भी वहाँ पे उगा सकते हैं, उसमें कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो अब चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट क्यों हुआ था? स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि अब ये जो 3 पार्ट्स में इनको ये इंडिगो कल्टिवेट करते थे, इसके लिए जो ब्रिटिशर्स हैं इनको अच्छे खासे फार्मर्स को पैसे भी देते थे। ठीक है। अब और जो ये सिस्टम था, ये 3/20 हिस्से में इंडिगो कल्टिवेट करना था। ये एक एग्रीमेंट था बिटवीन फार्मर्स एंड ब्रिटिशर्स के दरमियान, एक एग्रीमेंट हुआ था, जिस एग्रीमेंट को बोलते हैं हम टिंकातिया सिस्टम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द तिंकातिया सिस्टम। तिंकातिया सिस्टम यही है कि 3/20 पार्ट में को बोला गया कि आप इंडिगो कल्टिवेट करो। ठीक है। और तिंकातिया सिस्टम एग्रीमेंट था बिटवीन फार्मर्स एंड ब्रिटिशर्स के दरमियान। एंड जो तिंकातिया में 3 है, इसका मतलब होता है 3 काठा का मतलब होता है लैंड मेजरमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना 1 कनाल इज कॉल्ड 20 मालरा। ठीक है, ये है ना एक लैंड मेजरमेंट यूनिट। सिमिलरली उस टाइम 1 बीघा 20 काठा ये इक्वल होता है। दैट मीन्स अगर 20 काठा किसी के पास ज़मीन थी, उसमें से जो 3rd पार्ट होगा था उस काठा का 3rd पार्ट में आपको इंडिगो कल्टिवेट करना था। ठीक है। अब इंडिगो फार्मर्स हैज़ टू ग्रो 3/2 पार्ट ऑफ हिज लैंड। अब ये चंपारण सत्याग्रह क्यों स्टार्ट हुआ था? अब प्रॉब्लम क्या थी? अगर इनको अच्छे खासे पैसे देते थे इंडिगो कल्टिवेट करने में, रेस्ट 70 पार्ट्स में ये जो चाहते थे वो उगा सकते थे, तो ये सत्याग्रह क्यों स्टार्ट हुई थी? रीज़न था, अब उस टाइम जर्मन के लोगों ने एक आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट किया था। जर्मन में एक आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट किया गया था। ठीक है, जिसका रेट जो इंडिया में डाई कल्टिवेट किया जाए उससे कहीं ज़्यादा कम थी। तो अब जब ये हुआ था, तो जो ब्रिटिशर्स थे, अब ये जर्मन से इंडिगो बाई करने लगे। ठीक है। अब जब ओबियसली जहाँ पे रेट कम मिलेगी वहीं से तो हम खरीदेंगे। हम भी कहीं पे जाते हैं दुकान पे, जहाँ पे हमें कम रेट मिलता है वही उसी के पास जाके खरीद देते हैं। सिमिलरली ब्रिटिशर्स गए थे जर्मन के पास ये आर्टिफिशियल डाई खरीदने के लिए। ठीक है। अब जब ब्रिटिशर्स गए आर्टिफिशियल डाई खरीदने के लिए जर्मन के पास, अब जो यहाँ पे जो इंडियंस कल्टिवेट करते थे, जो यहाँ पे इंडियंस में जो फार्मर्स इंडिगो कल्टिवेट करते थे, अब क्या हुआ था, जब उनकी रेट गिरने लगी, अब उनको तो इंडिगो से अब कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले उनको ब्रिटिश अच्छे खासे पैसे देते थे। अब जब ब्रिटिश कहीं और पे जाके वो डाई खरीद लेती थी तो इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता था। अब इन्होंने डाई लगाना छोड़ दिया। बट ब्रिटिशर्स ने इनको, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था, ब्रिटिशर्स ने इनको ज़बरदस्ती कहा कि आप इंडिगो डाई कल्टिवेट करोगे। और इनको पहले, अगर इनको मानो एग्जांपल लेते हैं, पहले इनको 20 पैसे मिलते थे, 20 रुपीज़ मिलते थे, समझो। पहले इनको 20 रुपीज़ मिलते थे, अब इनको 5 रुपये मिलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ था, जब इनको 5 रुपये मिलते हैं, अब उन्होंने कहा हम इंडिगो क्यों कल्टिवेट करेंगे, हमारा जब इंडिगो का रेट कम हुआ तो हम इंडिगो कल्टिवेट नहीं करेंगे। बट ब्रिटिशर्स ने इनको फोर्स किया ज़बरदस्ती कि आप इंडिगो कल्टिवेट करोगे, और इनको पैसे भी नहीं देते थे उतने ज़्यादा खास। अब क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को वो जर्मन में अच्छे रेट में वहाँ पे डाई मिलता था। ठीक है। सो यही रीज़न बना चंपारण सत्याग्रह, और इसी वजह से फिर राजकुमार शुक्ला गए गांधी जी के पास कि ये इशू आप सॉर्ट आउट कर दो, ये मसला आप लुक आफ्टर करो। और फिर गांधी जी ने अपनी एक टीम, लॉयर की टीम भेजी बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट में, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ये लुक आफ्टर करने के लिए गया था। ठीक है। और फिर एक चंपारण एग्रीगेशन एक्ट पास हुआ था, जिसमें बोला गया था कि तिंकातिया सिस्टम हम एबॉलिश करेंगे, एंड फार्मर्स को फिर कंपनसेट किया गया। ठीक है। एंड हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने कहा ये गांधी अब स्टार्ट हुआ था। ठीक है। क्योंकि ये गांधी जी 1950 में आए थे, और गांधी जी अब यहाँ से फेमस होना शुरू हो गए थे। ठीक है। ये था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। देन उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, 1918 में हुआ था, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
अब अगस्त 1917 में हुआ इंटेंस आउटब्रेक ऑफ प्लेग, एक प्लेग का आउटब्रेक हुआ था, ठीक है। 19 ऑलमोस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अहमदाबाद डाइड। क्या हुआ था, एक प्लेग ब्रेकआउट हुआ था 1917 में, उस वजह से जो 10% पॉपुलेशन जो अहमदाबाद की थी वो मर गई थी। अब जब प्लेग आउटब्रेक हुआ था, जैसे कोविड-19 हुआ था, तो जो दूर कहीं जगह पे काम करते थे वो वहाँ से घर आए थे, ठीक है। सिमिलरली जो यहाँ पे काम कर रहे थे अहमदाबाद में, जो मिल थी, जहाँ जहाँ पे जो लेबर काम कर रहे थे, सब सारे लेबर यहाँ से चले गए थे, क्योंकि अब प्लेग हो गया था यहाँ पे। तो ओबियसली सारे लेबर तो वहाँ से भागेंगे ही, इस प्लेग से बचने के लिए तो लोग भागेंगे वहाँ से। एंड लोग वहाँ से चलने लगे, फिर लोग वहाँ से उन्होंने वहाँ पे काम छोड़ा और वहाँ से भाग गए। एंड टेक्सटाइल मिल्स जो थे, उन्होंने अनाउंस किया एक प्लेग बोनस, 80% ऑफ वर्कर्स वेज। क्या हुआ था, जब हम मानो मेरी कोई कंपनी है, कोविड-19 हुआ था, और जो मेरे कंपनी में कोई काम करते थे वो सारे लोग वहाँ से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कोविड-19 हुआ था, ठीक है। सारे लोग अपने जान बचाने के चक्कर में वहाँ से चले गए थे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जो भी यहाँ पे रुकेगा उसको मैं 80% बोनस दूंगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे रुकेगा उसको मैं 80% बोनस दूंगा। अब क्या हुआ था, ओबियसली लोग तो रुकेंगे। अगर पहले उनको 10 रुपये मिलते थे, अब इनको 80% बोनस मिलेगा, उसका सैलरी का भी 8 गुना ज़्यादा उनको पैसे मिलने लगे अब, ठीक है। तो पे रुक गए फिर इस वजह से, क्योंकि अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल मिल जो ओनर था, इन्होंने अनाउंस किया था 80% प्लेग बोनस, ठीक है, टू स्टॉप वर्किंग लेबर्स, ठीक है। इसलिए किया ताकि जो लेबर्स यहाँ से चले गए थे ये यहाँ से ना चले जाए, ये कंटिन्यू यहाँ पे मिल में काम करते रहे, इसलिए उन्होंने 80% बोनस, ठीक है, अनाउंस किया था। एंड 1918 में फिर से क्या हुआ था, एक प्लेग एंड, ये प्लेग एंड हो गया था। जो 1917 में प्लेग स्टार्ट हुआ था, 1918 में ये प्लेग एंड हो गया था, ठीक है। जब फैक्ट्री में जो काम करते हैं लेबर, क्या मैं अब उनको 80% बोनस दूंगा? नहीं, क्योंकि जब प्लेग ख़त्म हो गया, अब मैंने वो बोनस देना बंद कर दिया। अब क्या हुआ था, टेक्सटाइल जो मिल स्टॉप्ड बोनस, ठीक है। अब टेक्सटाइल मिलों ने बोनस देना बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि प्लेग ख़त्म हो गया था, अब इन्होंने बोनस देना बंद कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ था, ड्यू टू इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि 1914 से 1918 तक जो वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस वजह से क्या हुआ था कि इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, ठीक है, महंगाई बढ़ गई थी। उस टाइम की बात करें, जब महंगाई बढ़ गई थी, तो वर्कर्स ने कहा कि सर हमें 80%, ठीक है, प्ले ख़त्म हो गया, आप हमें 80% बोनस देते थे, ठीक है, अब आप हमें 80% बोनस नहीं दोगे, बट कम से कम 50% तो आप हमें एटलीस्ट तो दो, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, कम से कम एटलीस्ट 50% तो आप दे दो यार, 50% राइज इन वेजेस, बट ओवरऑल मिल गिव 20%, ठीक है। उन्होंने हमारी डिमांड है कि आप हमारी रेज करो सैलरी 50%, बट जो ओनर मिलता है वो 20% तक मान रहा था, ठीक है। और देन गांधी जी स्टेज, फिर लोग गए थे फिर गांधी जी के पास कि ये इशू सॉर्ट आउट करने, और गांधी जी ने ये केस स्टडी किया था। देन अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी देयर वाज अ स्ट्राइक इन कॉटन मिल्स। देन गांधी जी की लीडरशिप में अहमदाबाद मिल में स्ट्राइक हुई थी, लोगों ने काम करना छोड़ दिया था, एंड फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और गांधी जी ने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अनटू डेथ कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने फिर स्टार्ट किया था, ठीक है। अब गांधी जी ने जब ये हंगर स्ट्राइक किया था, फिर लास्ट में जो सेटलमेंट हुई थी वो 35, क्योंकि गांधी जी ने केस स्टडी किया, इसने देखा कि कितने % तक जो लेबर है इनको अलाउमेंट मिलनी चाहिए थे। तो जब गांधी जी ने ये केस स्टडी किया, उसको लगा 35% तक अलाउंस जो लेबर है इनको मिलना चाहिए था, फिर सेटलमेंट भी उसी पे हुआ था, ठीक है। सो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी ने किस में स्टार्ट किया था, वो था ड्यूरिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। नव केड़ा सत्याग्रह, केड़ा एक गुजरात में जगह है, ठीक है, द लैंड ऑफ फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन, एंड केड़ा जो है इसको लैंड ऑफ फर्टाइल माना जाता था दैट टाइम फॉर कल्टिवेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। और इन 1918 में
सेवर ड्राफ्ट टुक प्लेस इन इंडिया आल्सो प्लेग एपिडेमिक ऑलमोस्ट। क्या हुआ था जब अभी हमने पढ़ा कि 1917 में जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ द प्लेग आउटब्रेक। ठीक है, अब प्लेग तो चल रहा था, प्लेग तो ख़त्म हुआ नहीं, प्लेग तो 1918 में ख़त्म हुआ था। अब 1918 में एक और क्या हुआ था, एक ड्राफ्ट कंडीशन हुई थी, यानी कि अब बारिश नहीं हो रही थी। जब बारिश नहीं हुई तो ओबियसली क्रॉप तो डैमेज होगा। एंड ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि 17,000 पीपल जो हैं केडा में जो लोग थे उनमें से 17,000 पीपल जो मर गए थे बिकॉज प्लेग की वजह से 17,000 लोग मर गए इन केडा में। सिर्फ केडा में 70,000 लोग मर गए थे। ठीक है, जब लोग मरेंगे तो वो कल्टीवेशन कैसे करेंगे? ठीक है, अब क्या हुआ था? बिकॉज ऑफ द ड्राफ्ट इन 1918 क्रॉप्स फेल्ड इन केरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। अब गांधी जी टू पीजर्स नॉट टू पे। अब क्या हुआ था जब क्रॉप फेल हो गया था तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि हम एग्री बिल्कुल नहीं करेंगे कि आपका क्रॉप फेल हुआ, आपको क्या प्रॉब्लम हुई, वी विल नॉट एग्री ऑन दैट। हमें सिर्फ मतलब है टैक्स से, आप हमें टैक्स पे करोगे। और क्या हुआ था, इन्होंने अगर पहले ये टैक्स 20% लेते थे और इस टाइम इन्होंने टैक्स 30% किया था। एक तो क्रॉप फेल हुआ था, ऊपर से इन्होंने टैक्स भी बढ़ाया था। इस वजह से फिर केडा सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था और गांधी जी ने कहा किसानों को कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा और हम ये सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड फिर लोगों को 25% कंपनसेशन मिल गया था। ठीक है, एंड दिस वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये ऐसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब ये होगा जिसमें हम कोई भी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप हमें बोल रहे हो टैक्स देंगे, हम कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, हम देंगे नहीं। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, सो अब क्या पूछा जाता है, इसके लिए एक ट्रिक है केक मतलब पहला जो था वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में, देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, देन केडा सत्याग्रह 1918 में। ठीक है, सो जब गांधी जी पहले यहाँ पे तो पहले कौन से सत्याग्रह ने स्टार्ट किया था? चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, देन दैट मीन्स केडा। ई का मतलब कुछ नहीं है, बस याद रखने के लिए। सो चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन केडा सत्याग्रह। ठीक है, और ये पूछा जाता है सबसे पहले जो स्टार्ट किया था गांधी जी ने वो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन केडा सत्याग्रह। ठीक है, नाउ रोलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ था, एक एक्ट जिसे बोलते हैं हम रोलेट एक्ट। एंड इसको दूसरा नाम जो है वो अनार्शियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ठीक है, एंड 18 मार्च 1919 में ये एक्ट पास किया गया और लॉर्ड जो था इस टाइम, जो वाइसरॉय जो था इस टाइम वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सो रोलेट एक्ट के टाइम जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। एंड इस एक्ट में ये कहा गया कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट किया गया, अगर किसी भी पर्सन पे शक हुआ, किसी भी पर्सन पे डाउट हुआ कि वो ब्रिटिश के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ कर रहा है, कोई भी कार्रवाई कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ तो वो अरेस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसको 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। एंड इम्प्रिजन विदाउट एनी ट्रायल, कोई भी इस पर ट्रायल नहीं किया जाएगा, सिर्फ सस्पेंशन बेस पे उसको अरेस्ट किया जाएगा एंड 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। फिर चाहे वो बेगुनाह हो, चाहे उसने वो काम किया हो। इतना ही नहीं कि होता ना कि अगर कोई किसी बेगुनाह को हम अरेस्ट करते हैं, देन हम वकील करते हैं कि ये बेगुनाह है, इसको अरेस्ट किया गया ज़बरदस्ती, आप हमारा केस सॉल्व करो। ठीक है, ये भी कहा गया था इस एक्ट में कि अगर किसी को जेल में बंद किया गया तो उसके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई अब कबूल नहीं होगी। उसको जेल में बंद किया गया 2 साल तक, दैट मीन्स 2 साल तक बंद किया गया, अब कोई भी उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं चलेगी, चाहे वो बेगुनाह, चाहे वो बेगुनाह हो, चाहे वो गुनाहगार हो, उसके खिलाफ़ कार्रवाई है की गई 2 साल तक, उसको इसके शक के बेस पे उसको 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी ट्रेल, कोई भी वकील, कुछ भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, एंड इसको कहा गया था फिर ब्लैक एक्ट। एंड इस एक्ट के दौरान ही ये बोला गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। ठीक है, ये पास किया गया लोगों ने कि ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना आप कोई वकील मान रहे हो, ना कोई आप दलील दे रहे हो, ना हमारी अपील सुन रहे हो, कुछ भी नहीं आप सुन रहे हो। आपने नो पुलिस, नो लॉयर, नो अपील, यानी कि कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, कोई लॉयर आप नहीं मान रहे हो, कोई अपील आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, ये था, ये पास किया गया था उस टाइम। ठीक है,
ऑफ हेबियस कॉर्पस सस्पेंडेड। हेबियस कॉर्पस सस्पेंडेड का ये एक सिंपल लॉ है, शायद आपको पता होगा। सिंपल लॉ है, इसमें ये कहा जाता है किसी को बेगुनाह बंद किया गया, किसी के खिलाफ बेगुनाह उसके खिलाफ केस लगाया गया, तो वो इस लॉ के अकॉर्डिंग अपना वकील कर सकता है एंड वो केस लड़ सकता है। बट जब यही लॉ को सस्पेंड किया गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। इन 1922 लॉर्ड रीडिंग ने रिपील दिस एक्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड रीडिंग जो था इसने ये एक्ट को रिपील किया कब, 1922 में, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, 1990। किसने किया था, वाइसरॉय कौन था दैट टाइम, लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड। बट किसने इसको ख़त्म किया, लॉर्ड रीडिंग ने। कब किया था इसको ख़त्म, 1922 में। गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा था, ठीक है। एंड ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह सभा, ठीक है, दैट मीन्स नेशनल वाइड हड़ताल, फास्टिंग प्लस प्रेयर। जब ये एक्ट पास किया गया, गांधी जी ने क्या किया था, नेशनल वाइड हड़ताल के लिए एक कॉल दी थी, फास्टिंग प्रेयर इसके लिए ही गांधी जी ने ये कॉल दी थी, ठीक है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने इस टाइम स्टार्ट किया था। एंड सत्याग्रह टू बी लॉन्च्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। एंड कब ये लॉन्च किया गया गांधी जी ने ये सत्याग्रह, 16 अप्रैल 1919 में गांधी जी ने ये सत्याग्रह लॉन्च किया था, ठीक है। दो इट वाज फर्स्ट मास स्ट्राइक, इट वाज लिमिटेड टू सिटीज़, ठीक है। एंड दिस वाज द फर्स्ट मास स्ट्राइक जो गांधी जी ने इसके लिए जो गांधी जी ने कॉल की थी, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, रोलेट एक्ट के टाइम पे गांधी जी ने पहली मास स्ट्राइक के लिए कॉल दी थी, ठीक है। नाउ जलियांवाला बाग मैसाक्री 1919 में ये हादसा हुआ था, उसको बोलते हैं हम जलियांवाला बाग मैसाक्री। कहाँ हुआ था ये, अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ था, अमृतसर में, जलियांवाला बाग में हुआ था। जो जनरल डायर थे उसने बैन किया था ऑल पब्लिक मीटिंग, क्योंकि जो रोलेट एक्ट पास किया गया था उसके बारे में लोगों को ऑलरेडी गुस्सा चढ़ गया। फिर लोग अलग अलग जगह से प्रोटेस्ट करने लगे। फिर जनरल डायर बैन ऑल पब्लिक मीटिंग। जनरल डायर ने जो भी पब्लिक मीटिंग है उनके लिए उनको बैन कर दिया। एंड डिटेन पॉलिटिकल लीडर्स, एंड जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको बंद कर दिया, ठीक है। एंड 18 अप्रैल 13 में क्या हुआ था, अप्रैल 13 1990 में ऑन बैसाखी, जब अप्रैल 13 को बैसाखी होती थी 1919 में, अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड, ठीक है, पंजाब में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 में पीपल ने हो गए थे। कहाँ पे गैदर हुए थे, जलियांवाला बाग अमृतसर में गैदर हो गए। इनको ये नहीं पता था कि जनरल डायर ने एक ऑर्डर पास किया था कि पब्लिक मीटिंग पे बैन है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों जमा हो गए थे, ये इसलिए जमा हो गई टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। जो सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल थे, ये 2 इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर्स थे पंजाब के। इनको अरेस्ट किया गया था। इनको जब अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग जमा हो गए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। और फिर मिलिट्री वाज लेड बाय, ठीक है। अब क्या हुआ था, जब ये जमा हो गए थे, जो जनरल डायर था उसको पता चल गया, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब था वो था माइकल ओ डायर। एंड जो ओ डायर को जब ये न्यूज़ पता चल गई कि लोग जमा हो गए थे, इसने क्या किया वहाँ पे, इसने ये आर्मी लेड किया एंड इस डायर ऑर्डर द ट्रूप्स टू ओपन फायर। और जनरल डायर ने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को कि आप फायर करो। अब क्या हुआ था, अब जब ये हुआ था तो अब लोग तो छुप करके बैठेंगे नहीं। पहले रोलेट एक्ट आया कि कोई भी किसी ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी कहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसको बंद किया जाएगा जेल में विदाउट एनी ट्रायल, ठीक है। फिर जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, तो लोगों में गुस्सा बढ़ गया। अब लोगों ने क्या किया, एक हंटर कमीशन बिठाई गई थी 1999 में। ऑन अक्टूबर 14 1919 में इंडिया अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ कमेटी ऑफ इंक्वायरी टू एंड द इवेंट्स ऑफ पंजाब। जो पंजाब में यह हादसा हुआ था, तो लोगों ने क्या कहा कि आप एक कमेटी बिठाओ और इंक्वायरी करो, ठीक है। लोगों ने ब्रिटिश को फोर्स किया कि आप एक कमेटी बिठाओ और इस पे इंक्वायरी करो, ठीक है। द इंक्वायरी अबाउट द जलियांवाला बाग में से किसके बारे में इंक्वायरी थी,
जो जलियांवाला बाग मैसेक्री हुआ था इसके बारे में एक इंक्वायरी बिठाई गई थी, एक कमेटी बिठाई गई थी, जिस कमेटी को बोलते हैं हम हंटर कमेटी, ठीक है। एंड रेफर टू एज अ डिसऑर्डर इंक्वायरी, जो इसका पहला नाम था वो था जो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। जो भी डिसऑर्डर हुए थे उस डिसऑर्डर के लिए खिलाफ एक इंक्वायरी बिठाई गई थी, एक कमेटी बिठाई गई थी, जिसको बोलते हैं हम डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। लेटर इसको बोला गया फिर हंटर कमीशन, बट इट हैड नॉट पेनलाइज द जनरल डायर, ठीक है। जो जनरल डायर था, जो आर्मी कमांडर है, जिसने ऑर्डर दिया था ट्रूप्स को कि आप फायर करो, जब ये इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है, इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, तो जनरल डायर को इसके खिलाफ कोई भी सज़ा इन्होंने नहीं दिया था, ठीक है। क्यों नहीं दिया था? बिफोर द कमेटी बिगन इट्स प्रोसीडिंग गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन इंडेमनिटी एक्ट। ये कमेटी प्रोसीड करने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया था, जिसे बोलते हैं हम इंडेमनिटी एक्ट। एंड इंडेमनिटी एक्ट का मतलब ये होता है कि ये वो एक्ट था जो ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट पास किया गया था, ठीक है। और इस एक्ट को बोलते हैं वाइट वॉशिंग बिल भी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इट्स ऑफिसर्स, ठीक है। सो इंडेमनिटी एक्ट किसने पास किया? ब्रिटिशर्स। किसके लिए पास किया था? टू प्रोटेक्ट इट्स ऑफिसर्स, क्योंकि उनको पता था कि अब जो इंडियंस है ये छुप करके नहीं बैठेंगे, ये कुछ ना कुछ इसके खिलाफ तो करेंगे ही। उन्होंने पहले एक एक्ट पास किया गया था, इंडेमनिटी एक्ट। इस एक्ट में ये कहा गया था कि ये अपने ब्रिटिशर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, एंड इस एक्ट को बोला गया था वाइट वॉशिंग बिल, ठीक है। एंड माइकल ओ डायर को फिर गया है लंदन में बाय उधम सिंह ऑन 19, ठीक है। और जो ये हंटर कमीशन है, ये एक हंटर था, एक लॉयर था, जिसके नाम पे ये कमीशन ने ये इंक्वायरी बिठाई थी, ठीक है। सो इसी के नाम पे इसने इसकी जिम्मेवारी ली थी हंटर ने, इसलिए इसको हंटर कमीशन बताया गया, ठीक है। नव खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 1919 से 1922 तक जो स्टार्ट हुई थी मूवमेंट, इसको बोलते हैं खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। अब ये क्यों स्टार्ट हुई थी? जब 1914 से 1918 के दरमियान जो वार हुआ था बिटवीन ओटोमैन्स एंड ब्रिटेन्स, ओटोमैन्स ने ये वार हारा था, ठीक है। So chief cause was defeat of Turkey in the First World War, joining of the Ottoman Empire, who was the Khalifa of the Islamic world and harsh terms of the treaty of, ठीक है। Ottoman Empire ने हारा था, तो उनके खिलाफ जो थी, इनके खिलाफ एक अलग से जो टर्म्स दिए गए कि क्या आपने ये वार हार लिया, अब आपको ये टर्म्स कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी ऑटोमैन अम्पायर में जो भी ऑलमोस्ट जो कंट्रीज थे उन सबको फ्री किया गया था। एंड ये कहा जाता है कि जो ऑटोमैन अम्पायर में टोटल कंट्रीज जो निकली थी उस टाइम वो थी टोटल 53। दैट मीन्स ऑटोमैन अम्पायर में 53 कंट्रीज निकली थी उस टाइम। 53 कंट्रीज को फ्री किया गया जब इन्होंने ये वार हारा, ठीक है। और जो खलीफा जो थे उनसे वो खिलाफत भी छीन ली गई थी, एंड फिर कुछ टर्म्स भी रखे गए थे, ठीक है। एंड जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, खिलाफत मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट इसलिए की गई थी ताकि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ था कि आपने जो उनके खिलाफ जो कंडीशंस रखी थी, टर्म्स रखी थी, आप वो टर्म्स वापस ले लो। आपने जो हमसे वो जो खलीफा जो हमारा मुस्लिम्स का वो खलीफा था, आपने उससे खिलाफत भी छीन ली थी, आप उनको खिलाफत वापस दे दो। इसीलिए ये फिर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। एंड इसको स्टार्ट किसने किया था? बाय अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली जो थे, उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी इंडिया में। एंड खिलाफत मूवमेंट मर्जर विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी इन 1920, ठीक है। 1920 में जो महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट फिर उसके साथ मर्ज हो गई, ठीक है। ये था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था गांधी जी ने 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट की थी गांधी जी ने? 1 अगस्त 1920। इसका एम क्या था? स्वराज, दैट मीन सेल्फ गवर्नमेंट, जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जलियांवाला बाग में जो मर गए थे उनके खिलाफ उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, एंड सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। एंड इन्होंने क्या किया था फिर? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे खिलाफत मूवमेंट को, जो खिलाफत मूवमेंट डिमांड कर रहे हैं हम भी वही डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो एम क्या था इसका? स्वराज, जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग, सपोर्ट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट को। एंड
इट वाज अप्रूव्ड बाय ANC एट द नागपुर सेशन इन दिसंबर। ठीक है, जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी किसी न किसी सेशन में, तो वो किसी न किसी सेशन में वो तो पास किया गया था। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इसको कहाँ पे पास किया गया था? नागपुर सेशन में। ठीक है, एंड इसमें क्या कहा गया था फिर जब कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया 1920 में, इसमें जो मकसद था इनका बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स लाइक क्लोथ्स, कि जो भी नॉन कोऑपरेशन, हम किसी भी चीज़ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स, जो भी फॉरेन गुड्स है, प्रोडक्ट्स है फॉरेन का, उनको हम बाइकआउट कर लेंगे, लाइक क्लोथ, साल्ट था, जो भी था। ठीक है, और जो भी हमें टाइटल मिला था ब्रिटिशर से, हम उसको वापस करेंगे। कोई आर्मी में है वो नौकरी छोड़ देगा, कोई किसी बड़े पोस्ट में है वो पोस्ट छोड़ देगा, रिज़ाइन फ्रॉम आर्मी, जो आर्मी है वो वहाँ से रिज़ाइन कर। पॉपुलराइजिंग स्वदेशी गुड्स एंड खादी क्लोथ्स। ठीक है, जो लोकली क्लोथ्स यहाँ से बन रहे थे उनको बोलते हैं हम खादी क्लोथ्स एंड स्वदेशी गुड्स। जो हमारे इंडिया में जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं हम वही गुड्स यूज़ करेंगे, और जो खादी क्लोथ्स हैं हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड बाइकआउट गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेज, लॉ कोर्ट्स। एंड इस इतना ही नहीं करेंगे हम, जो ब्रिटिश के कॉलेजेस हैं, जो ब्रिटिश के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हम उनमें से भी बाइकआउट करेंगे। ठीक है, देन मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आया था? 1919 में आया था। एंड इसको बोलते हैं हम, इम्पोर्टेंट है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को ही बोलते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, एंड जो वाइसरॉय था वो था चेम्सफोर्ड, एंड जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो था मॉन्टेगू, इसलिए इसको बोला गया मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसका एम था टू इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, हर एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंडियंस का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, एंड इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मौका देंगे। एंड इसमें इन्होंने क्या पास किया था? द्वारशी इंट्रोड्यूसड, दैट मीन्स डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फिलहाल हम कहीं डीप पे नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह मैं इसको टॉपिक वाइज, इसको मैं हर एक वीडियो को मैं 5-5, 6-6 मिनट टॉपिक वाइज कवर करूँगा, वहाँ पे हर एक चीज़ में इन डिटेल्स में बताऊँगा। ठीक है, सो फिलहाल इतना याद रखो, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में क्या कहा गया था कि इंडियंस की पार्टिसिपेशन हम बढ़ाएंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट मीन इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे। ऑलरेडी मैंने बताया था रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक DRK इंट्रोड्यूस किया गया था। DRK का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। सो आपसे पूछा जा सकता है DRK किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, या जिसका नाम दूसरा नाम है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट। ठीक है, नव चोरी चोरा इंसिडेंट। जो चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एंड 1922 में क्या हुआ था? जो पुलिस डिड लाठी चार्ज ओवर अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, कहाँ पे किया था इसने? पीपल ऑफ चोरी चोरा, एक विलेज जो गोरखपुर में एक विलेज है जिसे बोलते हैं हम चोरी चोरा, वहाँ पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया लोगों पर। और जो लोगों में जो गुस्सा था ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, एंड गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसलिए स्टार्ट किया था सो दैट कि हम बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स, कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, एक सिंपल तरीके से, एक आराम से, कोई विदाउट वायलेंस हम भी कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, कोई वायलेंस नहीं। बट क्या हुआ था चोरी चोरा में? क्या हुआ था जब पुलिस ने लाठी चार्ज करना स्टार्ट किया था और गोरखपुर में जो लोग थे उनको गुस्सा आया था, उन्होंने एग्जाम्पल माना ये पुलिस स्टेशन, लोगों ने इस पुलिस स्टेशन को घेरा एंड फिर इसको जला दिया। ठीक है, और 22 पुलिसमैन इसमें मारे गए थे। ठीक है, फिर गांधी जी ने जब कहा था कि मैंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था कि वायलेंस ना हो, बट यहाँ पे तो उल्टा हुआ था, यहाँ पे वायलेंस हुआ था। फिर गांधी जी ने विड्रा किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रा कब किया था गांधी जी ने? 1922 में। क्यों किया था? बिकॉज ऑफ द चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, फिर चोरी चोरा के इंसिडेंट के टाइम पे ही गांधी जी को फिर जेल में रखा गया था फिर 6 साल के लिए। एंड फिर इसी 6 साल में गांधी जी ने जो लिखी थी बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, नाउ स्वराज पार्टी 1923 में। अब क्या हुआ था? जो INC थी, INC के जो लीडर था दैट टाइम वो था गांधी जी। अब गांधी जी को जब जेल में बंद रखा गया,
अब जो बाकी लीडर्स थे वो सोच रहे थे अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन से मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, अब हमारा गोल क्या होगा, अब हम क्या करेंगे। तो एक क्या हुआ था, लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ गई थी, अब हम क्या करेंगे आगे। स्टार्टेड विद सस्पेंशन, अब जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया गया, अब लोगों ने कहा अब हम आगे क्या करें। फिर इस टाइम कांग्रेस डिवाइड हो गया दो पार्ट में, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आईएनसी दो बार डिवाइड हुई थी, दो बार स्प्लिट हुई थी। कब हुआ था, एक था सूरत स्प्लिट में, एंड जो दूसरी बार जो हुआ था वो कब हुआ था, स्वराज पार्टी के टाइम, ठीक है। एंड कब हुआ था, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रा किया गया था। एंड इसमें दो जो ग्रुप बन गए थे, एक थे प्रो चेंजर्स, दूसरे थे नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में जो लीडर थे वो थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, एंड इनका मकसद था नेशनलिस्ट शुड बाइकआउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एक्सपोज ब्रिटिशर। जो ये प्रो चेंजर्स थे ये चाहते थे कि जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर्स थे बड़े बड़े, वो बाइकआउट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करेंगे। ये प्रो चेंजर्स का मकसद था। बट जो नो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या श्री राजा गोपालचारी या जो ये महात्मा गांधी जी के साथ थे, इन्होंने कहा कि हम कोई भी चेंज नहीं चाहते हैं, ठीक है। प्रो चेंजर्स देन स्टार्टेड, ठीक है। अब जब दो पार्ट्स हो गए, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, एंड प्रो चेंजर्स ने फिर स्टार्ट की थी अपनी पार्टी जिसका नाम उन्होंने रखा था स्वराज पार्टी। एंड फिर उन्होंने अपॉइंट किया था एक प्रेसिडेंट, इन्होंने अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट CR दास। एंड ये क्वेश्चन कल ही शायद परसों ही पूछा गया था एग्ज़ाम में। कौन सा एग्ज़ाम में, हाँ, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि स्वराज पार्टी का पहला प्रेसिडेंट कौन चूज़ किया गया था, वो था CR दास। कोकोरी कॉन्स्पिरेसी अगस्त 1925। अब ये कोकोरी कोकोरी कॉन्स्पिरेसी जो है ये एक ट्रेन रॉबरी केस है। अब ये कोकोरी कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये एक ट्रेन रॉबरी है, ठीक है। जो कहाँ पे हुआ था, एक कोकोरी विलेज में हुआ था जो लखनऊ के पास में है। कब हुआ था ये चोरी कब हुई थी, 19 अगस्त 1925 को हुई थी, ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। जो इंडिया के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट शुरू हुआ था कि अब हमें आज़ादी चाहिए थी, उसके लिए, ठीक है, एक अलग सी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। सो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इनका जो मेन मोटिव था ये यही था कि अब हम ब्रिटिश रूल को यहाँ से ओवरथ्रो करेंगे एंड हम अपना रूल खुद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और जो गोल था, मेन मोटिव जो इनका था, ये कैसा आज़ाद करना चाहते थे हिंदुस्तान को, वो था सिंपल कि हम रेवोल्यूशनरी, हम मतलब सिंपल पीस, जो ये मूवमेंट गांधी जी चला रहे हैं, हम ये मूवमेंट पे भरोसा नहीं करेंगे, ऐसे हमें आज़ादी नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या खिलाफ या जो मूवमेंट गांधी जी लॉन्च कर रहे हैं या जो मूवमेंट INC लॉन्च कर रहे हैं, उन मूवमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। हमें कोई आज़ादी वहाँ से नहीं मिलेगी। हमें आज़ादी अगर मिलेगी तो सिर्फ क्रांतिकारी से मिलेगी आज़ादी। सो ठीक है, इनका मेन मोटिव यही था। सो इसके लीडर जो थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लीडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी, चंद्रशेखर आज़ाद। ये इसके मेंबर्स थे जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन लीड की थी। और जो इसका इम्पोर्टेंट लीडर था वो था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमें हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, अब इसके लिए हमें गन्स चाहिए, हमें बहुत सारे मटेरियल चाहिए जिसके लिए अगर हमें हमला करना है ब्रिटिश पे तो हमें उसके लिए तो सामान चाहिए, हमें इक्विपमेंट तो चाहिए। वो इक्विपमेंट उनको कैसे मिलेगा, उनके पास उसके लिए पैसे की ज़रूरत भी पड़ेगी। सो इन्होंने प्लान किया, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है जिसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्रेन जा रही है। उस ट्रेन में एक डब्बे में, ऐसे समझो कि ट्रेन के एक डब्बे में ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसे रखे थे, ठीक है। और इनको पता चला कि वो पैसे जो हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो हम टैक्स पे कर रहे थे, वो टैक्स पे कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब पैसे ट्रेन में रखे हैं, ठीक है। और वो ट्रेन जा रही थी, ठीक है। और इन्होंने प्लान किया जब ट्रेन काकोरी में रुकेगी हम इसमें रॉबरी करेंगे, ठीक है। ये इनका प्लान था। एंड
एग्जीक्यूट किसने किया था भाई, इन लीडरों ने एग्जीक्यूट किया था, बट मैन जो लीडर था वो था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। सिंस द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड मनी फॉर द परचेज ऑफ वेपन्स, बिस्मिल एंड हिज पार्टी मेड अ प्लान। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की उन्होंने, अब इनको पैसे चाहिए, जो भी इक्विपमेंट उनको खरीदने थे, सो दैट दे विल ओवर थ्रो द ब्रिटिश रूल। उसके लिए उनको जो पैसे चाहिए थे, वो पैसे कहाँ से लाएंगे, ये वो उनको चोरी करनी पड़ेगी। सो फिर राम प्रसाद बिस्मिल एंड जो मेंबर्स थे, उन्होंने प्लान किया कि हम इस ट्रेन में चोरी करेंगे, ठीक है। ट्रेन वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम शाहजहांपुर टू लखनऊ, ठीक है। अब जो ट्रेन है ये ट्रैवल कर रही थी कहाँ से, शाहजहांपुर टू लखनऊ से ये ट्रेन ट्रैवल कर रही थी। एंड उन्होंने प्लान किया जब ये काकोरी में रुकेगी तो हम इस डब्बा है जिसमें पैसे रखे गए हैं, वो पैसे हम वहाँ से लूटेंगे, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दे लूटेड द स्पेसिफिक ट्रेन बिकॉज इट कैरिंग द मनी बैग्स, ठीक है। ये माना जाता है कि एक जो ट्रेन थी जिसमें जो कैरी कर रही थी मनी, जो टैक्स उन्होंने पे किया था, जो ब्रिटिश इंडिया ने टैक्स पे किया था, वो सारा कलेक्ट कर रहे थे। वो सारा टैक्स जो कलेक्ट किया गया था वो एक स्पेशल ट्रेन में कैरी किया गया था, और ये इन्होंने प्लान किया हम इसको लूटेंगे, ठीक है। एंड फिर बाद में जब पता चला, जब ओबियसली बात है, जब ये किसी पर्टिकुलर ट्रेन को जिसमें ब्रिटिश ने पैसे रखे थे उसको लूटेंगे तो ब्रिटिश तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। फिर उसके खिलाफ जब कार्रवाई की गई फिर इनको अरेस्ट किया गया, और उसमें से 17 को, जितने भी मेंबर्स थे 17 को उसमें जेल किया गया था, ठीक है। और जो इसमें बिस्मिल हैं, अशफाकुल्ला खान है, रोशन सिंह है और राजेंद्र लाहिरी है, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। इस केस में इनके फांसी की सज़ा दी गई, और जो 17 जो जेल में बंद किए गए उनको फिर छोड़ा गया था, ठीक है। सो ये था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। नाउ साइमन कमीशन 1927 में ये कमीशन, ठीक है, बिठाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमने पढ़ा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया गया था। उस एक्ट के मुताबिक कि हर 10 साल के बाद गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है ब्रिटिश इंडिया, उसके लिए उन्होंने बोला कि हर 10 साल के बाद हम एक कमीशन बैठाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। और 1919 में अगर ये हुआ था, फिर ये 1929 में होना था, बट ब्रिटिश की मर्ज़ी, उन्होंने इसको 2 साल पहले ही लिया, ठीक है। उस कमीशन को 2 साल पहले ही बिठाया, टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया एंड टू इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म्स। किस लिए ये कमीशन बिठाई गई, इसका मेन मोटिव था कि पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी चल रही है हिंदुस्तान में, और हमें कोई नए रिफॉर्म्स की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कमीशन बिठाई गई थी, जिसका नाम रखा था साइमन कमीशन 1927 में। 7 मेंबर्स कमीशन, चेयरमैन वाज सर जॉन मिशन। इसको साइमन कमीशन इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जो इसका चेयरमैन था वो था सर जॉन साइमन, ठीक है। एंड जो ये 7 मेंबर्स इस कमीशन में जो थे, उन 7 मेंबर्स में से कोई भी जो था वो इंडियन नहीं था, ठीक है। सो कोई भी मेंबर इसमें से इंडियन नहीं था। सो नन ऑफ द इंडियन मेंबर्स वर अपॉइंटेड इन द कमीशन। कोई भी मेंबर इंडिया का इसमें अपॉइंट नहीं किया गया था। फिर इसमें आईएनसी ने फिर बोला हम इसको बाइकआउट करेंगे। सिंपल सी बात है कि हम जो इंडियन थे उन्होंने कहा, अरे अगर उन्होंने क्या कहा कि अगर हमारे खिलाफ, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, अगर हमारे लिए रिफॉर्म्स लाएंगे तो हमारा होना तो ज़रूरी होना चाहिए ना। हमें क्या पता ये कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे, ये कैसे पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करेंगे, ये क्या चीज़ें लाएंगे यहाँ पे, ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। हमें तो वहाँ पे रहना चाहिए ना। सो हम इसलिए उन्होंने क्या कहा, हम बाइकआउट करेंगे इस मिशन को, ठीक है। सो 19 ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मद्रास सेशन में साइमन कमीशन को बाइकआउट किया गया था, ठीक है। क्यों बाइकआउट किया गया, क्योंकि जो ये साइमन कमीशन बिठाई गई थी उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, ठीक है। एंड फिर जो फेमस स्लोगन जो इस दौरान जो शाउट किया गया था, साइमन गो बैक, ठीक है। एंड अपोज्ड बाय कांग्रेस बिकॉज नो इंडियंस वायर, ठीक है। आईएनसी ने इसको अपोज किया क्योंकि कोई भी इंडियन इस कमीशन का हिस्सा नहीं बना, ठीक है। एंड इसी दौरान प्रोटेस्ट के दौरान जो लाला लाजपत राय जो था इसको शहीद किया गया था। कब किया गया था, 30 अक्टूबर 1928 में लाहौर में।
किसके दौरान? लाठीचार्ज। ठीक है, जब साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, ठीक है, और फिर प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय को शहीद किया गया, कैसे? लाठीचार्ज के थ्रू। ठीक है, फिर सुंदर्स मर्डर केस। ठीक है, अब 1928 में जो ये केस हुआ था, जिसे बोलते हैं हम सुंदर्स मर्डर केस, ठीक है, इसको समझते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जो तीनों मेंबर थे, ये किसके मेंबर थे? HRA के मेंबर थे। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद शॉट टू सुंदर्स इंस्टेड ऑफ SP स्क्वाड। अब क्या हुआ था? जो ये लाठीचार्ज हुई थी, इसका ऑर्डर जो दिया था वो दिया था SP स्क्वाड ने। ठीक है, अब क्या हुआ था? भगत सिंह और राजगुरु और चंद्रशेखर ने क्या किया था कि जो लाला लाजपत राय को शहीद किया गया, उन्होंने कहा कि अब हम उसका बदला लेंगे। ठीक है, अब ये गए, इनको मारना था SP स्क्वाड को, बट ये गलती से इन्होंने किसको मारा? सुंदर को। ठीक है, जो सुंदर एक कमांडर था वहाँ पे, उन्होंने इसको मार दिया। ठीक है, एंड 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ठीक है, अब क्या किया गया? जो भगत सिंह, राजगुरु से इन्होंने जब सुंदर को यहाँ पे मारा, उसके बाद जो ये HRA का मकसद ही था कि हम क्रांतिकारी से आज़ाद करेंगे अपने इंडिया को। ठीक है, अब 8 अप्रैल 1929 ने भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी दिल्ली में, इस पे बम फेंका, इस पे बम थ्रो किया। ठीक है, जो ये बम था, ये सिंपल बम था, ये कोई डैमेज वाला बम था, क्योंकि उनको पता था लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे हमारे इंडियंस भी होंगे प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए जो ये हम बम फेंकेंगे, ये बस इसलिए हम फेंकेंगे सो दैट जो ये बहरे हैं वहाँ पे, ये बहरे हमारी बात सुने। ओबियसली जब हम बम फेंकेंगे तो कोई ना कोई तो बाहर आएगा फिर। सो इनका मकसद, बम फेंकने का मकसद यही था कि जो ये ब्रिटिश है, ये बहरे हैं, ये हमारी बात सुनेंगे, हम क्या कहना चाहते थे, क्योंकि ये हमारी बात सुनते नहीं थे। इसलिए जब हम बम फेंकेंगे तो ये हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, एंड 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव एंड जो राजगुरु थे, इनको फिर फांसी की सज़ा दी गई। किस केस में? फॉर लाहौर कंस्पिरेसी केस के। नाउ नेहरू रिपोर्ट। अब जब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट है, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि साइमन कमीशन के खिलाफ बाइकआउट किया गया था। ठीक है, फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसने कहा इंडियंस को, ठीक है, आप क्या करो काम, आप अपनी कमेटी बिठाओ, और अपनी कमेटी बिठाकर आप जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हो, आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाना चाहते हो, आप जो चेंजेस लाना चाहते हो, ठीक है, वो अपनी रिपोर्ट बनाओ और वहाँ में रिपोर्ट सबमिट कर दो। ठीक है, और वो रिपोर्ट, द कमेटी वाज फॉर्मेड, एक कमेटी बनाई गई थी अंडर द चेयरमैन ऑफ मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम रखा था नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि ये नेहरू जो इसका था चेयरमैन था। ठीक है, टू इवॉल्व एंड डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें क्या चेंजेस लानी है, क्या चीज़ें करनी है, ठीक है, क्या रिफॉर्म्स लानी है, इसके लिए ये कमेटी उन्होंने बिठाई थी। नेहरू रिपोर्ट वाज सेंटेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको, ठीक है, आप अपने हमें रिपोर्ट, अगर आपको साइमन कमीशन मंजूर नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट हमें बना के दे दो। उसके बदले में इंडियंस ने नेहरू रिपोर्ट भेजा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या जिसे बोलते हैं हम डोमिनियन स्टेटस, इंडियन गवर्नमेंट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनकी डिमांड्स क्या थी इसमें? पहली डिमांड जो थी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम चाहते हैं रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है, हम ब्रिटिश रूल के अंडर रहेंगे, बट हम अपनी इंडियंस की गवर्नमेंट चाहते हैं। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेटिव, ठीक है, यानी कि हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा भी सेटअप हो जाए। ठीक है, एंड नो सेपरेट इलेक्टोरेट, जो आपने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुस्लिम्स के लिए, या आप जो सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहते हो अलग अलग कास्ट्स के लिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो, क्योंकि जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब भी होता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, एंड रिकमेंड इक्वल राइट्स फॉर वुमेन्स, एंड हम चाहते हैं जो वुमेन्स हैं इनको इक्वल राइट्स मिले। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड नाइदर इम्प्लीमेंटेड नेहरू रिपोर्ट नॉर दे सेंट एनी रिपोर्ट। ठीक है, अब नेहरू रिपोर्ट जब भेजा गया, उनको बोला गया ब्रिटिश को कि 1 साल के अंदर अंदर, या एक टाइम पीरियड दिया गया था इनको कि इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर
आप जो हमने जो इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे, पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लेके आया हूँ। जो हमने यहाँ से आपको जो रिपोर्ट भेजी है, नेहरू रिपोर्ट हम आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया गया था कि आपको 1 साल का टाइम हम देंगे। इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप जो ये यहाँ नेहरू रिपोर्ट है इसको इम्प्लीमेंट करोगे यहाँ पे, ठीक है। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके बदले ना तो ये इम्प्लीमेंट किया, ना तो नेहरू रिपोर्ट के बदले इनको कोई रिस्पॉन्स मिला, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ था, लाहौर सेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था एक सेशन जिसे बोलते हैं हम लाहौर सेशन। और इम्पोर्टेंट है, लाहौर सेशन में ही बोला गया था पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी कि अब हम यहाँ पे उन्होंने बोला था रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें चाहिए, बाईकैमरल लेजिस्लेचर चाहिए, नो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, ठीक है। बट अब क्या बोला गया, अब हमें कोई भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। सो पहली बार ये पूर्ण स्वराज कहाँ पे यूज़ किया गया, किस सेशन में यूज़ किया गया था, लाहौर सेशन में। और पूर्ण स्वराज का मतलब भी होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसको डिक्लेयर किया था भाई INC ने ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, लाहौर, अंडर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में INC ने लाहौर में ये सेशन हेल्ड किया था। उस सेशन में INC ने बोला कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। एंड इसी सेशन में इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला जो है उसको हम बाइकआउट करेंगे। एंड न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड ऑन 31 December 1929, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज फिक्स्ड ऑन 26 जनवरी 1930 एवरी ईयर, ठीक है। और लाहौर सेशन में ही ये बोला गया, लाहौर सेशन में यही जो ट्राई कलर जो फ्लैग है, जो इंडियन नेशनल फ्लैग है, इसको लहराया गया, ठीक है। कब लहराया गया इसको, 31 दिसंबर 1929, इंपॉर्टेंट है। सो पहली बार इंडियन फ्लैग कब लहराया गया, 1929 में लहराया गया। कौन से सेशन में ये हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था। एंड फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज फिक्स्ड ऑन 26 जनवरी 1930। एंड फिर लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया कि अब हम हर साल 26 जनवरी को अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे, ठीक है। एंड लेटर दिस वाज चूजन एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। फिर जो ये 26 जनवरी 1930 है, इसको फिर चूज़ किया गया, ये अब रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है, ठीक है। नाउ दांडी मार्च 1930 में, इसको साल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं। और जो इस टाइम जो वाइसराय था वो था लॉर्ड इरविन, ठीक है। एंड इसको ऑल्सो कॉल्ड वाइट फ्लावरिंग रिवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च को साल्ट सत्याग्रह बोलते हैं या फिर वाइट फ्लावरिंग रिवर। अब वाइट फ्लोविंग रिवर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब गांधी जी निकला था साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल सफ़र करने, ठीक है। और जितने भी इसके साथ मेंबर्स थे, जितने भी इसके साथ जो लोकल थे या जितने भी इसके साथ प्रोटेस्टर्स थे, सब ने क्या पहना था, एक वाइट ड्रेस पहना था, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं वाइट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, दैट्स वाई दांडी मार्च इज कॉल्ड एज वाइट फ्लोइंग रिवर। एंड कितने चले थे ये, साबरमती आश्रम से दांडी यानी कि गुजरात में ये चले थे, कितने 390 किलोमीटर तक ये चले, ठीक है। और इस दांडी मार्च का जो रीज़न था वो था साल्ट ला, क्योंकि साल्ट सबकी ज़रूरत थी, क्योंकि बिना साल्ट के तो कुछ चलेगा ही नहीं, ठीक है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने साल्ट पे काफ़ी हैवी टैक्स इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। उस वजह से उस लॉ को ब्रेक करने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था, ठीक है। ही पिकड
एंड ये भी कहा गया, ये भी एक चीज़ था कि इंडियंस को बोला गया था कि अब आप खुद अपना साल्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। और गांधी जी ने जब ये स्टार्ट किया था दांडी मार्च, एंड फिर किसके लिए, टू ब्रेक साल्ट, एंड ही पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ साल्ट एंड इनाग्रेटेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। और इसमें एक हाथ में उसने एक साल्ट का छोटा सा हिस्सा उठाया और उसने वहाँ से क्या किया था, लॉन्च किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नाउ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 वाला, ठीक है। इसके जो फीचर्स थे, कोई भी वायलेंस नहीं होगी, जो हमेशा गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, कोई भी वायलेंस नहीं होगी, नॉट पे एनी लैंड टैक्स, अब हम कोई भी टैक्स पे भी नहीं करेंगे, बाइकआउट ऑल ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे बाइकआउट करेंगे, एंड कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन, ठीक है। और हम ऑल ओवर कंट्री वाइड जो है हम मास पार्टिसिपेशन यानी कि मास प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। अब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होती थी, इसका रीज़न ये जो था कि जो हम बैठ के बात करेंगे, कि हम देखेंगे, हम समझेंगे कि इंडियंस जो है, यानी कि हम मेजरली मानेंगे आईएनसी का जो इशू है वो क्या है, जो मुस्लिम लीग है वो क्या चाहते हैं, इन सब को जो इनकी जो बातें हैं, इनकी जो मसले हैं वो हम सुनेंगे। उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेट किया जाता था, ठीक है। एंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेट कब किया गया था, 1930 में। एंड उस टाइम जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड इरविन, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अरेंज बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस, ठीक है। ब्रिटिश और इंडियंस के दरमियान ये अरेंज किया गया था, हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1930 इन लंदन। सो फर्स्ट जो भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये सारे हेल्ड हुए थे लंदन में, ठीक है। एंड टू डिस्कस साइमन कमीशन, ठीक है। एक तो जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी अपने इंडियन में जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी वो रिफॉर्म्स लाना चाहते या जो भी वो चीज़ें डिमांड करना चाहती थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें वो अपनी बात आगे रखती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, ठीक है। वो अपनी बात आगे रख देती ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसमें यह भी चीज़ था कि जो साइमन कमीशन में जो भी चीज़ें उन्होंने साइमन कमीशन में जो भी रिफॉर्म्स वो बोलते थे कि हम साइमन कमीशन में ये चीज़ें करेंगे, उसके खिलाफ भी बात करने के लिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेट किया गया था, ठीक है। बट आईएनसी ने इसको बाइकआउट किया था, ठीक है। मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान एंड फजलुल हक एंड आईएनसी ने इसको जब बाइकआउट किया था, जब मुस्लिम लीग में से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था, आगा खान ने एंड फजलुल हक ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दलित्स रिप्रेजेंटेटिव, और किसने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो दलित्स थे, जो उनको बोलते हैं हम सबसे नीचे दर्जे के जो लोग रहते थे उनको दलित्स कहा जाता था। और उनको उनको कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा ठीक है मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा और जो दलित्स हैं उनकी हक की बात मैं करूंगा वहाँ पे, ठीक है। बट जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये फेल हुआ था। क्यों फेल हुआ था, बिकॉज जो आईएनसी ने बाइकआउट किया था, क्यों, जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा यार कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो मेजर थी वो आईएनसी थी, जो इंडिया को पूरे इंडिया को जो लीड कर रही थी वो आईएनसी थी। क्योंकि अगर आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इस वजह से जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल हुआ। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ था, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। अब जो लॉर्ड इरविन था इस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रेशर किया कि आप कुछ ना कुछ करो, आप आईएनसी को मजबूर करो सो दैट कि वो पार्टिसिपेट करे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो वाइसरॉय था एट दैट टाइम लॉर्ड इरविन, इस पे प्रेशर किया कि आप आईएनसी से बात करो, उनको मजबूर करो, उनकी डिमांड सुनो, उनकी बातें सुनो वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और आपको उन्हें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करवाना है, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर किया गया था लॉर्ड इरविन को, एंड इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड इरविन एंड आईएनसी लेड गांधी जी साइंड द पैक्ट, ठीक है। लॉर्ड इरविन और आईएनसी की जो आईएनसी कौन उस वक्त लेड कर रहा था भाई, गांधी जी, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जिसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। दैट मीन्स गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन ने एक पैक्ट साइन किया था जिसे बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, ठीक है। आईएनसी कॉल्ड ऑफ डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। जब ये पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, लॉर्ड इरविन ने बोला आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ऑफ कर दो, आप सिविल डिसओबीडियंस को वापस ले लो, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस वापस लिया गया एंड एग्री टू ज्वाइन, एंड गांधी जी ने एग्री किया कि ठीक है हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। बट
आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। पहली, रिमूव साल्ट लॉ, जो ये साल्ट पे जो आपने लॉ लगाया कि हम अपना साल्ट खुद नहीं बना सकते, या जो टैक्स आपने साल्ट पे रखा है वो आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपको उन्हें रिलीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब कौन सी डिमांड्स जो लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट की हैं, ठीक है, बस ओवरव्यू है एक छोटा सा। इमीडिएट रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, ठीक है। अब लॉर्ड इरविन ने कहा ठीक है, मैं हर पॉलिटिकल लीडर्स को मैं रिलीज़ करूँगा, बट जो भी पॉलिटिकल लीडर है किसी वायलेंस के केस में या किसी मर्डर के केस में जेल में बंद किया गया उसको हम नहीं छोड़ेंगे। दैट मीन्स भगत सिंह, ठीक है। बोलते हैं ना कि गांधी जी अगर चाहता तो भगत सिंह को वो रिहा करवा सकता था, बट जो लॉर्ड इरविन ने उसने शर्त रखी थी कि मैं सिर्फ उन पॉलिटिकल लीडर्स को आज़ाद करूँगा, रिलीज़ करूँगा, ठीक है, बट जो वायलेंस में जिन्होंने वायलेंस में सपोर्ट किया उन पॉलिटिकल लीडर्स को हम उन पॉलिटिकल लीडर्स को रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड रिमिशन ऑफ ऑल फाइन नॉट येट कलेक्ट, जो भी अभी तक फ़ाइन हमने कलेक्ट नहीं किया हम उसमें माफ़ी कर देंगे, सिंपल है। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट येट सोल्ड टू थर्ड पार्टीज, ठीक है। जो भी हमने लैंड मानो किसी फार्मर से किसी पीजेंट से ज़मीन लिया या किसी फार्मर से ज़मीन लिया हम उनको वापस कर देंगे। एंड लीनियंट ट्रीटमेंट टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइन, ठीक है, जिन्होंने रिज़ाइन किया उनको अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, उनको गवर्नमेंट के सर्विस के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट किया जाएगा। एंड राइट टू मेक साल्ट इन द कोस्टल विलेज फॉर पर्सनल कंजप्शन नॉट फॉर सेल, ठीक है, ठीक है। अब आप साल्ट खुद बना सकते हो बट अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, सेल के लिए आप साल्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। ये जो डिमांड्स थी जो लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट की थी। उसके बाद जब इसने ये डिमांड्स एक्सेप्ट की तो गांधी जी ने फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था बिटवीन कांग्रेस एंड ब्रिटिशर्स। एंड जो सेकंड राउंड टेबल में जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन था? लॉर्ड इरविन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो था वो था लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो कि गांधी जी जो विलिंग हो गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, विलिंग, दैट मीन्स विलिंगडन। कांग्रेस, गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू ने पार्टिसिपेट किया था इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। एंड जो ब्रिटिश का जो प्रेसिडेंट था वो था राम से मैकडोनाल्ड, ठीक है। एंड कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड फाइनेंस, ठीक है। अब कांग्रेस ने वहाँ पे डिमांड किया कि हमें कंट्रोल चाहिए डिफेंस पे, हमें एक्सटर्नल अफेयर्स पे कंट्रोल चाहिए एंड हमें फाइनेंस पे कंट्रोल चाहिए, ठीक है। एंड ये भी फेल हुआ था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी, ठीक है। अब द कम्युनल अवार्ड 1932, ठीक है, इसको अनाउंस किया गया। किसने इसको अनाउंस किया? भाई PM राम से मैकडॉल ने इस अवार्ड को अनाउंस किया। इट शोड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, ठीक है। दिस अवार्ड अकॉर्डेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। इस कम्युनल अवार्ड में क्या कहा गया था कि ठीक हम सेपरेट, मुस्लिम्स को तो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था, क्या अब हम जो यूरोपियंस है यहाँ पे, जो सिख्स हैं, जो इंडियन क्रिश्चियंस है, जो एंग्लो इंडियंस है, या जो सबसे डिप्रेस्ड क्लास वाले लोग हैं, सबको हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ये था कम्युनल अवार्ड 1932। गांधी जी ने इसको अपोज किया एंड स्टार्टेड फास्ट अन टू डेथ इन यरवादा जेल पुणे, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने इसको अपोज किया, बोला कि हमें जो आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हो अलग अलग कास्ट्स को, हम नहीं चाहते कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, क्योंकि ये सेपरेट इलेक्टोरेट इसका मतलब ही होता है कि आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सो गांधी जी ने इसको अपोज किया था। कहाँ पे था इस वक्त? यरवादा जेल पुणे में था, ठीक है। एंड देन पूना पैक्ट। अब जब गांधी जी जेल में था इसने बोला ठीक है मैं फास्ट रखूँगा, तब तक फास्ट रखूँगा जब तक जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है ये वापस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब जब इसने फास्ट रखा था, अब ओबियसली बात है गांधी जी जेल में था, इसने फास्ट रखा था। अब जो गांधी जी बड़ा लीडर था,
अब जब गांधी जी ने फास्ट रखा था तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो गांधी जी के पास गए, आप फास्ट मत रखो, ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं, बट गांधी जी ने नहीं माना, ठीक है। उसके बाद जो B.R. अम्बेडकर है, जिसने ये जो रिप्रेजेंट कर रहा था दलित कम्युनिटी को, B.R. रिप्रेजेंट को, जो बड़े लीडर्स हैं वो गए थे अम्बेडकर के पास कि आप जाओ गांधी जी से बात करो, ठीक है। जो ये B.R. अम्बेडकर ने, इसका जो मेन मोटिव था, इसी ने दलित कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट दिला दिया। कहाँ पे दिला दिया था, ठीक है, उसने बात की थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, फिर कम्युनल अवार्ड में बोला गया ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट इनको दे देंगे, ठीक है। बट गांधी जी इससे मायूस था, गांधी जी B.R. अम्बेडकर से भी नाराज़ था, ठीक है। अब B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के दरमियान, फिर B.R. अम्बेडकर गया जेल में गांधी जी से मिलने, उससे बात की, बोला ठीक है जो आप कहोगे, ठीक है हम इस बारे में बात करेंगे। तो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे बोलते हैं हम पूना पैक्ट, ठीक है, या इसे दूसरे नाम से बोलते हैं हम गांधी अम्बेडकर पैक्ट। ये पूछा जाता है पूना पैक्ट का दूसरा नाम क्या है, गांधी अम्बेडकर पैक्ट, ठीक है। उसके बाद 6 दिन के बाद फिर गांधी जी ने के बाद, ठीक है, खाना खाया, ठीक है। सो ये था पूना पैक्ट। सो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वही लेके आया हूँ मैं। नाउ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, सिंपल। अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था 1931 में, एक साल के बाद, एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुए थे, ये हुए थे लंदन में। एंड जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उस टाइम जो वाइसरॉय था वो था लॉर्ड इरविन, और जो रेस्ट जो दो हैं उनके टाइम पे जो लॉर्ड था वो था विलिंगडन, ठीक है। अब जो ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ये भी कोई फ्रूटफुल नहीं निकली, क्यों, बिकॉज जो मेजर जो ANC जो लीडर्स है वो जेल में थे उस टाइम, ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट है एंड ये पूछा जाता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड तेज बहादुर अटेंड ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड किए हैं, उसमें से जो दो बंद वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड तेज बहादुर, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि अब जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुए थे, उसके जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये किसका आउटकम है, ये साइमन कमीशन का आउटकम है, क्योंकि साइमन कमीशन भी फेल हुआ था और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो भी फेल हुए थे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया था, एक सिर्फ मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके, इसमें बोला गया जो लेजिस्लेटिव पावर है यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है इसको डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट्स में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो लेजिस्लेटिव पावर है यानी कि लॉ मेकिंग बॉडी, इसको डिवाइड किया गया है 3 लिस्ट्स में, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। आई थिंक इनमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, ठीक है। अब जो फेडरल लिस्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। जो फेडरल लिस्ट है इसमें क्या बोला गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये लॉ बना सकती है। सो फेडरल लिस्ट इज़ एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें टोटल 59 आइटम्स होंगे, ठीक है। नाउ प्रोविंशियल लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है, इसमें टोटल कितने आइटम्स हैं 54 आइटम्स हैं। जो कंकरेंट लिस्ट है इसमें बोथ स्टेट एंड सेंट्रल जो है वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। एंड जो ये था कंकरेंट लिस्ट, ये ऑलरेडी पूछा गया था कि कंकरेंट लिस्ट में बोथ स्टेट एंड सेंट्रल लॉ बना सकते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था, 1939 से 1945 तक जो सेकंड वर्ल्ड वार चला था। On September 1st, 1939, German attacked Poland and the action that led to the Second World War. जर्मन ने पोलैंड पे अटैक किया था और इस अटैक की वजह से सेकंड वर्ल्ड वार का आगाज़ शुरू हुआ था, ठीक है। एंड 1939 में जो वाइसरॉय था, वाइसरॉय कौन था 1939 में, लॉर्ड लिन लिट गो डिक्लेयर्ड इंडिया टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड वार, ठीक है। अब जब ये वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, जो वाइसरॉय था एट दैट टाइम लॉर्ड लिट गो जो था, इसने ऐलान किया कि इंडियंस हमारे साथ वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे, बट इंडिया वांटेड फुल इंडिपेंडेंस इन रिटर्न, ठीक है। अब ये इन्होंने खुद ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद ही डिक्लेयर किया कि इंडिया हमारे साथ वर्ल्ड वार सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे, विदाउट किसी इंडियन उसको बोला नहीं गया, किसी इंडियन से इजाज़त नहीं ली गई, सिर्फ डिक्लेयर किया गया कि इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस वजह से जो ANC है वो नाराज़ हो गए थे, उनको गुस्सा आ गया था कि बोला यार इन्होंने हमें बिना वजह इस वार में
ठीक है, इन्होंने बिला वजह हमें इस वार में धकेला है। ठीक है, इस वजह से आईएनसी को गुस्सा आया। ठीक है, फिर आईएनसी ने कुछ शर्तें भी रखी थी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम आपका साथ देंगे इस वर्ल्ड वार में, बट आपको हमें फुल इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहते हैं ठीक है, हम आपके साथ इस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेंगे, बट बदले में हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, वी वांट फ्रीडम। एंड वाइसराय जो था, इसने क्या कहा था, ठीक है आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, हम आपको दे देंगे, बट पहले वार तो ख़त्म होने दो। ठीक है ना, उसके बाद आया था अगस्त ऑफर। अगस्त में ये ऑफर आया था 1940 में, एंड कांग्रेस लीडर रिजाइन। अब जो इनको वर्ल्ड वार में धकेला गया था, तो कांग्रेस जो जितने भी लीडर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया। क्यों रिज़ाइन किया? उन्होंने बोला हमने जो भी शर्तें रखी उनको, हमने बोला इनको ठीक है, हमने क्या बोला ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है आपने हमें ज़बरदस्ती वर्ल्ड वार में धकेला है, हम वर्ल्ड वार में आपका साथ देंगे, बट हमारी शर्तें आप मानो, हम आपको साथ देंगे। बट जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो जो भी प्रॉमिस करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो प्रॉमिस करते थे ठीक है आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी डिमांड्स हैं, आपकी सारी डिमांड्स पूरी होंगे, बट आफ्टर वर्ल्ड वार के बाद आपकी सारी डिमांड्स हम पूरी करेंगे। इस वजह से आईएनसी को गुस्सा है, उन्होंने रिज़ाइन किया। बोला ये जो भी प्रॉमिस करते बोले वर्ल्ड वार के बाद, हम क्या भरोसा इन पे, ये वर्ल्ड वार के बाद अगर इन्होंने बोला नहीं हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया, ठीक है, इस वजह से आईएनसी ने बोला नहीं हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार द इंडियन नेशनल leaders were upset with the British government। ठीक है, द आईएनसी रिजेक्टेड दिस ऑफर एंड डिमांडेड कंप्लीट। आईएनसी ने बोला हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वर्ल्ड वार में, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, डिमांड फ्रीडम। की पॉइंट्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि वहाँ ठीक है डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड है वो हम पूरी करेंगे। हम आपको जो इंडियन मेंबर्स हैं इनको हाईएस्ट पोजीशन देंगे, हाईएस्ट रैंक देंगे, एंड आपको हम सेल्फ गवर्नमेंट देंगे विच इज़ विद इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, ये हम आपको दे देंगे। ठीक है, बट इंडियंस ने फिर ये मना किया, बोला हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ये सब चीज़ें, अब हमें डोमिनेंट स्टेटस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये था अगस्त ऑफर। ठीक है, नाउ क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन। ठीक है, The Cripps mission was sent by the British government to India in March 1942 to obtain Indian cooperation for the British war efforts for the Second World War, and it was headed by Sir Richard Stafford Cripps। ठीक है, क्रिप्स मिशन, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा, इसने क्या कहा, जो क्रिप्स था इसने बोला क्रिप्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला क्रिप्स तुम जाओ इंडिया। ठीक है, हम चाहते हैं इंडिया जो वो हमें सपोर्ट करे वर्ल्ड वार में। ठीक है, आप वहाँ पे जाओ, उनकी जो डिमांड्स है वो सुनो, उनकी डिमांड्स क्या हैं, और उनको वर्ल्ड वार सेकंड में हमें मदद करने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट करो, उनसे पूछो, उनकी डिमांड्स एक्सेप्ट करो, उनकी जो भी डिमांड्स है उनकी डिमांड्स मानो, और उनको वर्ल्ड वार में हमें सपोर्ट करने के लिए कहो। ठीक है, सो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स को भेजा था इंडिया इसके लिए। प्रपोजल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, अब जो ये आया था यहाँ पे, इसने क्या बोला कि हम आपको रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब इंडियन ने क्या रिएक्शन दिया इस मिशन का, जो क्रिप्स मिशन का, इसका रिएक्शन क्या था इंडियंस का? इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? उन्होंने बोला बिकॉज एवरी प्रॉमिस वाज मेड आफ्टर वार। आप बोल रहे आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दे दोगे, आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट करोगे, आप हमें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करोगे, आप इंडियन मेंबर्स को इंक्रीज़ करोगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब चीज़ें आप जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, ये आप प्रॉमिस कर रहे हो आफ्टर वार। ठीक है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और गांधी जी ने इसको बोला, नाम दिया था पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक इंपॉर्टेंट है। सो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक। एंड कांग्रेस वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो आईएनसी है उन्होंने बोला हमें ये सब चीज़ें अब नहीं चाहिए, हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इसे रिवोल्ट ऑफ 1942 भी कहते हैं। इन वारदा कहाँ पे हुआ था ये सेशन? जो भी मूवमेंट पास होते थे, जो भी मूवमेंट शुरू होते थे वो किसी सेशन में पास होते थे। जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कहाँ पे पास हुआ था? वारदा, यानी कि महाराष्ट्र सेशन में इसको पास किया गया था। इसे वारदा
रेजोल्यूशन भी कहते हैं और क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। कांग्रेस नाउ स्टार्टेड मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। ठीक है, अब कांग्रेस ने क्या कहा, एनसी ने क्या कहा, गांधी जी ठीक है अब आप लीडर हो, अब जो चाहे आप कर सकते हो। तो गांधी जी ने फिर क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। ठीक है, और गांधी जी ने फिर कॉल दिया डू और डाई। गांधी जी ने कहा अब बहुत हो गया बर्दाश्त, अब या तो करो या मरो। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा स्लोगन पास किया था गांधी जी ने, डू और डाई। द गोल ऑफ द मूवमेंट वाज टू डिमांड टू एंड टू ब्रिटिश रूल। जो ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, नाम से ही पता चला, इसका मतलब ही था कि हम चाहते हैं अब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें यहाँ से जाए। सिंपल, हमें आज़ादी चाहिए, हमें और कोई भी डिमांड्स कोई भी रिफॉर्म्स नहीं चाहिए यहाँ पे, हम सिंपल चाहिए ब्रिटिश रूल यहाँ पे ख़त्म करें। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड ऑल कांग्रेस लीडर्स। जो भी कांग्रेस लीडर्स थे, हर किसी लीडर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया। एंड पीपल फ्राम ऑल इंडिया स्टार्टेड रूल्स। अब जब इनको अरेस्ट किया गया, लोगों में गुस्सा आया। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया में जो लोग अलग अलग जगह से आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जो भी रूल्स थे, ब्रिटिश रूल्स थे, सबको तो उन्होंने तोड़ दिया। एंड बर्ड मिनी पुलिस स्टेशन, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पुलिस स्टेशन थे, सबको उन्होंने जला दिया। जो टेलीग्राफ लाइन्स हैं, उनको भी कट कर दिया। एंड मिनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर अटैक्ड एंड ब्रिटिश फ्लैग वर रिमूव्ड एंड रेजिंग द इंडियन फ्लैग। क्या किया गया था इस मूवमेंट के दौरान? कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया और लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू करना स्टार्ट कर दिया। एंड इतना ख़तरनाक प्रोटेस्ट हुआ था कि बहुत सारे बिल्डिंग्स जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्डिंग्स थे, इनको जलाया गया, पुलिस स्टेशन जला गया, जो टेलीग्राफ लाइन से उनको कट किया गया था, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन पे अटैक किया गया था। जो ब्रिटिश फ्लैग है उनको रिमूव किया गया था और इंडियन फ्लैग रेज किया गया था। ठीक है, सो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ CR फार्मूला प्रपोज्ड बाय C राजागोपालाचार्य। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अब पहले आप एक काम करो, जो मुस्लिम लीग है एंड INC के दरमियान जो ये आपके इशू हैं मुस्लिम और INC के दरमियान, पहले अपने इशू सॉल्व करो आप। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम्स जो डिमांड कर रहे थे, वो कर रहे थे डिमांड कि अलग कंट्री चाहिए, दैट मीन्स पाकिस्तान। मुस्लिम्स डिमांड कर रहे थे पाकिस्तान का, और इंडियंस चाहते थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो इंडियंस चाहते थे, वो चाहते थे कि हम जो यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, जो भी यहाँ पे अलग अलग जो कम्युनिटी हैं, इकट्ठे हम यहाँ पे रहेंगे इंडिया में। ये जो इशू था बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग का, इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए ये CR फार्मूला लाया गया था। ये किसने लाया भाई? राजागोपालाचार्य। कब लाया? 1944 में। इसका मकसद था टू रिजॉल्व द डेडलॉक बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम ओवर द इशू ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, INC मुस्लिम लीग कुछ और चाहती थी, INC कुछ और चाहती थी। ठीक है, ये जो इशू था दोनों के दरमियान, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा पहला अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिपेंडेंस मिले, आपको आज़ादी चाहिए, पहले अपने दरमियान ये इशू सॉर्ट आउट करो। ठीक है, नाउ कैबिनेट मिशन 1946 में जो मिशन पास किया गया था, उसको बोलते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक है, इसके 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनको मैं बाद में यहाँ पे ऐड करूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स को यहाँ, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोलते हैं। ठीक है, द कैबिनेट मिशन प्लान वाज प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट 1946 टू एड्रेस द इशू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्यूचर। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर है उसके बारे में बात करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 मिनिस्टर्स को तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंडिया भेजा। ठीक है, एंड जो ब्रिटिश PM था एट दैट टाइम, वो था क्लेमेंट एटली अंडरस्टूड इट्स प्लान टू फ्री इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश PM था, जो क्लेमेंट एटली था, इसने बोला ठीक है हम इंडिया को आज़ाद करेंगे। ठीक है, हाईलाइट्स ऑफ दिस मिशन, अनडिवाइडेड इंडिया इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन में ये कहा गया, जब ये जो 3 मिनिस्टर्स आए थे यहाँ पे, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा हम अनडिवाइडेड इंडिया, दैट मीन्स जो आप डिमांड कर रहे हो पाकिस्तान का, जो मुस्लिम्स डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान के, वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एंड इम्पॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन में डिमांड फॉर पाकिस्तान को रिजेक्ट किया गया था। नो सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, किसी कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो जैसे आपकी डिमांड थी कि हम चाहते हैं इकट्ठे रहना, यूनिटी में रहे, सेपरेट इलेक्टोरेट किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये डिमांड भी एक्सेप्ट की गई थी।
कैबिनेट मिशन में, एंड यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोला गया कि जो भी प्रिंसली स्टेट है या जो बाकी स्टेट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर है, सारे स्टेट को हम चाहते हैं कि एक यूनियन बन जाए, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 बातें रखी गई थी। पहली बात कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनकी मर्जी है कि वो इंडिया के साथ रहे, कि वो पाकिस्तान के साथ रहे, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को ये बोला गया था, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली एक्सेप्टेड द प्रपोजल मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने रिजेक्ट किया ये कैबिनेट मिशन। क्यों किया? ओबियसली बात है क्योंकि दे डिमांड फॉर द पाकिस्तान। उसमें वो बात ही नहीं की गई कैबिनेट मिशन में। इसमें पहले ही बोला कि जो डिमांड फॉर पाकिस्तान है वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। एंड द कैबिनेट मिशन, इस वजह से जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो फेल हुआ था बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द ANC एंड द मुस्लिम लीग। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्लेस्ड लॉर्ड वेवल विद अ न्यू वाइसराय। उसके बाद जब कैबिनेट मिशन के टाइम पे जो वाइसराय था वो था लॉर्ड वेवल। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस किया किससे? बाय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब लास्ट जो वाइसराय था वो था लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इसको फिर इसने किसको रिप्लेस किया था? लॉर्ड वेरल, ठीक है। क्यों लॉर्ड माउंटबेटन को यहाँ पे लाया गया? इसको लाया गया ताकि ये कोई सोल्यूशन ढूंढ पाए इस चीज़ का, ठीक है। नाउ माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान। माउंटबेटन प्लान को हम बोलते हैं 3 जून प्लान 1947 में। अ प्रपोजल पुट फॉरवर्ड बाय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया। इसने बोला जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, ठीक है। इसने क्या कहा? इट आउटलाइन द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 सेपरेट डोमेन्स। इसमें माउंटबेटन प्लान में ही ये बोला गया, ठीक है, हम इंडिया को 2 पार्ट्स में ठीक है। अब आपकी यही डिमांड है, ठीक है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों की डिमांड हम एक्सेप्ट करेंगे। इंडिया में जो भी रहना चाहते हैं वो इंडिया में रहे, पाकिस्तान में जो भी जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में जाए। तो किसी को कोई भी रुकावट नहीं है। जो जहाँ पे जाना चाहते हैं, जो जहाँ पे रहना चाहते हैं, उसकी मर्जी है, ठीक है। एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैज़ 3 चॉइसेस। और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके पास 3 चॉइसेस थे। पहली चॉइस जो इनकी थी, या तो ये प्रिंसली स्टेट है, या तो ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, एंड या फिर या इंडिया के साथ रहेंगे या फिर या पाकिस्तान के साथ। जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास अपनी मर्जी है, वो अलग रहना चाहती है, वो इंडिया के साथ जाना चाहती है एंड वो पाकिस्तान के साथ जाने। एंड जो प्रिंसली स्टेट, उसमें एक प्रिंसली स्टेट जो है वो जम्मू कश्मीर भी है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के पास भी ये बोला गया था कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या अलग रहना चाहते हो, ठीक है। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जब ये माउंटबेटन प्लान जब ये पास किया गया था, ठीक है, अब इसको लाया गया फिर, ठीक है, फिर लास्ट में जब इम्प्लीमेंट किया गया इसको बोलते हैं हम फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इम्प्लीमेंटेड ऑन। कब ये इम्प्लीमेंट किया गया था? 15 अगस्त 1947, जो आज़ादी कर देना, ठीक है। एंड ऑल पार्टीज एक्सेप्टेड माउंटबेटन प्लान। जो भी पार्टीज थी, चाहे मुस्लिम लीग थी या ANC थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया माउंटबेटन प्लान, ठीक है। 2 कमीशनर्स अपॉइंटेड, 2 कमीशनर्स को अपॉइंट किया गया। दोनों का जो चेयरमैन रखा गया था वो था सर साइरल रेडक्लिफ, ठीक है, चेयरमैन अपॉइंट किया गया था। एंड अब जब इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अब सिंपल सी बात है, जब इंडिया है, अब जब जब मुस्लिम्स एंड हिंदू इकट्ठे रहते थे, अब अलग रहना था इनको। मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना था, जो हिंदू या सिख्स थे वो इंडिया में रहना चाहते थे, ठीक है। अब जब पार्टीशन हुआ था तो अब क्या होता, जो इंडियंस में मुस्लिम्स थे या हिंदू थे, इनके आपस में रिवोल्ट हो गया था, एक लड़ाई हो गई थी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई थी। इस पार्टीशन के टाइम में हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो गई थी, और पाकिस्तान में जो हिंदू और जो पाकिस्तान साइड में जो हिंदूज थे वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुई थी, ठीक है। सो बड़ा रिवोल्ट ख़तरनाक हुआ था इस टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ था, शायद आपने फिल्मों में भी देखा हुआ था, जो ट्रेन्स थे वो ट्रेन्स जो पाकिस्तान से ट्रेन्स भर के आ रहे थे, वो जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे वो, तो वहाँ से ट्रेन जो भर के आ रही थी, कहाँ पे आ रहे थे वो ट्रेन्स? वो आ रही थी कहाँ पे? हिंदुस्तान में। और जो हिंदुस्तान से जो ट्रेन्स भर के जा रहे थे पाकिस्तान में, सो मुस्लिम्स पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे,
एंड जो हिंदूज थे वो इंडिया की तरफ जा रहे थे, ठीक है। सो ये पार्टिसिपेशन आपने देखा होगा, खतरनाक पार्टिसिपेशन हुआ था। सो खतरनाक रिवोल्ट हुआ था, हिंदू मुस्लिम जब हुआ था यहाँ पे, ठीक है। फिर जो ये सर साइरल रेडक्लिफ था, इसको यहाँ पे अपॉइंट इसलिए किया गया ताकि ये सब चीज़ें देखे, सब चीज़ें आराम से हो रही, जो पार्टीशन है ये पार्टीशन अच्छे से हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम मत हो रही। एंड फिर यही जो था रेडक्लिफ, इसने फिक्स किया था इंटरनेशनल बॉडी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसने फिक्स किया इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री सेट की थी इसने, इसको बोलते हैं हम रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है उसको बोलते हैं हम रेडक्लिफ लाइन। क्यों बोला इसको? बिकॉज जो चेयरमैन था इसका वो था रेडक्लिफ, इसी के नाम पे रखा गया था इसको रेडक्लिफ लाइन। इसी ने बाउंड्री फिक्स की थी इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। एंड फिर गवर्नर जनरल एंड लॉर्ड माउंट बेटन को बोला गया, ठीक है, अब आप हमारे गवर्नर जनरल रहोगे, ठीक है। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो था लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। एंड ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी था, ठीक है। एंड जो पीएम था आफ्टर इंडिपेंडेंस के 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला पीएम था इंडिया का वो था जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। और होम मिनिस्टर कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑलमोस्ट मोर देन 550 princely states accepted to be part of India। जो उस टाइम 1947 में ऑलमोस्ट जो 550 princely स्टेट्स या प्रिंसली एरिया हम कह सकते हैं जो थे, उन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ रहेंगे। बट इसमें से कुछ जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर जो हैं, अभी इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया। जो ये 550 प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इंडिया के साथ रहेंगे, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया है, ठीक है। बट जो जूनागढ़ था एंड हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, इन्होंने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन अभी साइन नहीं किया था, ठीक है। और जब जूनागढ़ में वोटिंग हुई थी तो 99% जो वोट्स आए थे वो इन फेवर ऑफ इंडिया आए थे। सो इस तरह से जूनागढ़ भी पार्ट ऑफ इंडिया बन गया था, ठीक है। अब बचा हैदराबाद। अब हैदराबाद में दो प्रॉब्लम थी। हैदराबाद में ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रहे, ठीक है। अब अगर आप मैप देख सकते हो, हैदराबाद जो बीच में है, सो इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड कुछ हैदराबाद ये भी बोलते हैं कि हम अलग रहेंगे, क्योंकि हैदराबाद हैदराबाद वाज द मोस्ट पावरफुल प्रिंसली स्टेट एट दैट टाइम। सो कुछ इसमें बोल रहे थे हैदराबाद वाले कि हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, और कुछ इसमें बोल रहे हैं जो वो हम अलग इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है, ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ रहे, इट वाज इम्पॉसिबल बिकॉज ये बीच में जो आ रहे थे। सो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर, ठीक है, पाकिस्तान के साथ रहना इनको इम्पॉसिबल था, ठीक है। सो ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, ठीक है। बट क्या हुआ था, फिर इंडिया ने इसको एनेक्स किया था हैदराबाद को, ठीक है। सो इंडिया ने एनेक्स किया हैदराबाद, इस तरह हैदराबाद भी पार्ट बन गया इंडिया का। अब बचा लास्ट वाला जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। जो महाराजा था एट द टाइम वो था महाराजा हरी सिंह। इसने क्या बोला, क्योंकि जो प्रिंस स्टेट्स को बोला गया इनके पास 3 अपॉर्चुनिटी थी, या तो ये इंडिया के साथ रहेंगे, या तो वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे, या तो वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट हरी सिंह ने चूज़ किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ना वो इंडिया के साथ रहना चाहता है ना वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। इसने चूज़ किया वो इंडिपेंडेंट रहे। और पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि इंडिया ने हैदराबाद को एनेक्स किया, हैदराबाद पे कब्ज़ा कर लिया। अब पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स है, इंडिया इसको भी एनेक्स करेगा। इससे पहले इंडिया जम्मू कश्मीर को एनेक्स करे, हमें जम्मू कश्मीर को एनेक्स करना चाहिए था, ठीक है। सो इस वजह से पाकिस्तान ने फिर जम्मू कश्मीर में अटैक किया, ठीक है। और फिर हरी सिंह, जब जम्मू कश्मीर में अटैक किया था, हरी सिंह गया फिर इंडिया के पास और उनको कहा कि यहाँ से पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया है, सो हमें आपकी ज़रूरत है। सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से इसने रिक्वेस्ट किया। बट जो लॉर्ड माउंट बेंटन था या जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने क्या कहा कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं किया। फिर जाके हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया हरी सिंह ने, उसके बाद इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे कश्मीर में। फिर जो पाकिस्तान को रोक लिया, जम्मू एंड कश्मीर को कब्ज़ा करने से पाकिस्तान को रोक लिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पहले ही अपने कब्ज़े में कर लिया था, ठीक है।
और उसी एरिया को, उसी हिस्से को हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, मैराथन पार्ट सेकंड कंप्लीट हुआ है। अब इसका मैराथन सेशन थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होंगे, किस पॉलिटिकल लीडर का क्या क्या नाम दिया गया है न्यूज़पेपर रिलेटेड, एंड जो भी वायसराय आए थे किसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, एंड किस वायसराय के टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या रिफॉर्म्स हुई, ये सब होगा इस मैराथन सेशन पार्ट थर्ड। ठीक है। I hope you will find this lecture series helpful, and if you have not subscribed my channel, please do like, share and subscribe my channel. Thank you. And I will send this PDF, I will send the complete modern history part जो है इसकी PDF मैं टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा आज ही। सो थैंक यू।